हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट का जो हिंदी सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो उसका एनालिसिस करने के बाद में हम फिर यूपी टेट का जो हिंदी का पार्ट है उसको हम डिस्कस भी करेंगे जो 2019 का आया था। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हिंदी की तैयारी की जाए। हिंदी की तैयारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के यूपी टेट में, और 30 ये मान के चलिए 20+ क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें सुपर टेट में। तो आपके 20 क्वेश्चन सुपर टेट के, ठीक है, और 30 क्वेश्चन ये यूपी टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको मतलब नॉर्मली वे में मत लें, क्योंकि हिंदी आपको ये हो सकता है जो हिंदी मीडियम के हों उनको भी ये लग सकता है कि हिंदी बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब आप करने बैठते हैं तो क्वेश्चन आपको ये लग रहा होता है कि हाँ ये सही है इसका ऑप्शन, ये भी सही है इसका ऑप्शन, तो आपको डाउट होने लगता है। तो इसीलिए हिंदी को हम अच्छे से समझेंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग समझेंगे, ट्रिक वाइज समझेंगे। ठीक है, कि जिससे कि आपको हेल्प मतलब मिलती रहे। तो उन सभी चीज़ों को हम समझने के बाद में फिर हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे आज सिलेबस, उसके बाद में फिर यूपी टेट का जो 2019 का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, और जो बाकी आगे का काम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पेडागोजी का जो सिलेबस है हमने डिस्कस किया, और पेडागोजी का जो वीडियो है यूपी टेट का, हमने उसका वीडियो बनाया है। उसके जो 30 क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से सॉल्व करवाया है, मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी उसका किया है। सिर्फ आंसर्स ही नहीं बताया, उसका एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट का सिलेबस जो है, हमने 2019 में कितने हिंदी के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए थे, ये 2019 का यूपी टेट का एनालिसिस है। देखिए, कारक होता है, कारक से आए थे एक क्वेश्चन। ठीक है, कारक से एक क्वेश्चन आया था, अपादान कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था। गद्यांश मिलता है हिंदी का, ठीक है, उसमें एक पैराग्राफ होता है, और उसके आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद लेखकों की रचनाएं, जो लेखक थे उनकी रचनाएं, 4 क्वेश्चन उससे आए थे। ठीक है, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ज़्यादा वर्क करेंगे। उसके बाद स्वर एवं उनके प्रकार, तो इसका एक मतलब क्वेश्चन आया था। स्वर मतलब कितने स्वर प्रकार के क्वेश्चन से आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अलंकार और वाच्य। तो अलंकार और वाच्य जो है, इसका जो है एक एक क्वेश्चन आया था, एक एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि वाच्य का एक क्वेश्चन आया था कि राम आम खाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य है, या फिर मतलब वह वहाँ जाता है तो इसमें कौन सा वाच्य है। इसमें काफ़ी सारे जैसे कर्म वाच्य है, ठीक है, भाव वाच्य है, और उभयवाच्य है। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि मतलब ये कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, मतलब इनको कैसे हमको याद करना है। उसके बाद शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, इसके 3 आए थे क्वेश्चंस। उसके बाद वर्तनी, मतलब कैसे कि हम प्रोनाउंस करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन था कि सन्निधि या फिर सन्निधि, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको एक राइट चूज करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा प्रोनाउंस जो है अच्छे से प्रोनाउंस, मतलब अच्छे से मतलब आप बोल पा रहे हैं, मतलब जो भी। ठीक है, उसके बाद है हिंदी पेडागोजी। तो हिंदी पेडागोजी का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, पद्यांश को पढ़ करके इसके 2 प्रश्न, तो एक एक कह सकते हैं श्लोक आता है, या एक कह सकते हैं हम दोहा आता है। ठीक है, दोहा चौपाई या कुछ तरीके से आता है, जैसे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, इस तरीके से एक दोहा दिया होगा चौपाई, उसमें आपको मतलब उसके 2 क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, आप उनको पढ़ करके जो दोहा होगा उसी के 2 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको उन 2 प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ेंगे। उसके बाद हिंदी वर्णमाला विरामचिन्ह, इसका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तत्सम तद्भव, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। मुहावरा पहेलियाँ, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। और संधि विच्छेद, इसका भी एक क्वेश्चन था। समास का भी एक क्वेश्चन था। देशज शब्द जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन था। सर्वनाम प्रकार है, इसका भी एक शब्द था। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछा जाता है, जैसे कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन से पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, और उसका साल पूछा था किस साल में हुआ था। उसके बाद वाक्य पहचान। ठीक है, वाक्य पहचान मतलब कि जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया होगा तो उसको पहचानना होगा कि वाक्य पहचान, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, ये पीसीएस सॉरी ये यूपी टेट 2019 का ही क्वेश्चन है कि मतलब ये किसका वाक्य है। ठीक है, मतलब रैदास का, कबीर का, नानक का, या फिर दादू का। इस तरीके से आपके ऑप्शंस दिए होंगे, उसको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये है कि हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, मतलब ऐसे रट्टा मार वाला कहानी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अब जैसे लेखकों की रचनाएं, इसमें 4 क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट रचनाएं रहेंगी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं इतना सारा पढ़ा दूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो उसके बाहर से आएगा ही नहीं। ओके, तो अब हमारा एनालिसिस हो गया है कि यूपी टेट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप भी देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 2 पार्ट में।
उसके बाद में फिर हम अब डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, हिंदी जो पार्ट है उसका। ओके, शुरू करते हैं। हिंदी यूपी टेट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आपको हिंदी यूपी टेट के मिलेंगे, 2019 का पेपर है। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है। देखिए, सबसे पहले तो कारक हम समझते हैं कि कारक क्या होते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम जो, जैसे कि ये संज्ञा है, घोंसला है, चिड़िया है, संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है। तो इसका अगर हम किसी क्रिया से उनका संबंध सूचित करते हैं, जैसे कि क्रिया कर रही जो चिड़िया है ये घोंसले में है, ठीक है। तो ये घोंसले में मतलब क्रिया या जो एक्टिविटी हो रही है, जो संबंध है, उसको हम सूचित करते हैं, तो वहीं पे उसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। अब कारक का एक टेक्निक है, जैसे कि इसमें मतलब एक कारक का एक तरीका है जिसको हम तरीके से याद करते हैं, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे कि कर्ता ने, ठीक है, एक यहाँ पे ये होगा कारक, ठीक है, इधर कारक लिखा होगा और इधर विभक्तियाँ लिखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कर्ता ने, ठीक है, कर्म को। तो अब जैसे कि कर्ता ने यहाँ पे आया है, ठीक है, कर्म को यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब यहाँ पे बीच में संबंध जो है स्थापित कर रहा है, तो अधिकरण में आएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में इसमें कई सारे हैं, तो ये हम अलग से समझेंगे अच्छे से कारक क्या होता है। तो अधिकरण में आएगा, अधिकरण में और पर, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकरण में आ रहा है, मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद ये एक दिया हुआ है पद्यांश गद्यांश दिया है, उसमें नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार सरसी नज़र से कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है और यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर के बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवादी में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, ठीक है, जीवन का बलिदान कर दिया। अब इसका क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, ठीक है। संसार के सारे वाद सीमित हैं, कहाँ तक सीमित हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज में संसार जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्रायः राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रह चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, राजनीतिक क्षेत्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्पीड मेरी तेज हो तो आप थोड़ा सा जो है स्लो कर लीजिएगा 0.75 पे, या थोड़ा सा दिमाग को रन कीजिए, क्योंकि आपको बहुत तेज़ी से मतलब वहीं पे जब आपके एग्ज़ाम हो रहे होंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा तेज हो तो मैनेज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ओके। आई नो कि आप लोग मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसने बताया है। तो उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार क्या है, ठीक है। देखिए गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो गांधीवाद का आधार क्या है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को गांधीवाद का आधार बताया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, ठीक है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है नागार्जुन, रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की जो है वो कनुप्रिया है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि जो धर्म भारती की बेटी है वो कनुप्रिया है, ठीक है। तो धर्मवीर भारती का जो है कनुप्रिया रचनाकार है। नेक्स्ट है हमारा कि प्लुत स्वर कौन है, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लुत स्वर कौन है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ओम, ओम, औम और ओम, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ओम होगा, ठीक है। प्लुत स्वर जो है ओम है। इसको हम समझेंगे अलग से अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अभी यहाँ समझना आसान नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, ठीक है। जो राम है वो आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है। तो हमने वाच्य को बताया था कि इसमें आपका जो मतलब है इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कर्तृवाच्य है, ठीक है। इसमें राम आम खाता है, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। फिर नेक्स्ट रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जो कभी आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसके यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पानी, पानी और पानी जो है 3 बार आया है, तो इस का जो है जिसमें वर्ड जो है मतलब एक से अधिक बार आए और उन सभी का जो अर्थ भी है वो अलग अलग हो, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है, ठीक है। अगर उपमा अलंकार वहाँ तो जहाँ वर्ड एक बार आए, ठीक है, और उसके जो है मतलब कई सारे अर्थ निकले।
फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, ठीक है। अंक, चांद, अंगना, आँख। तो इसमें शुद्ध वर्ड आपको ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगना, ठीक है। यूपी टेट की जो आंसर की है उसमें अंगना दिया है, और चांद जो है ये थोड़ा सा अलग है। चांद जो होगा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से चांद हो जाएगा, या फिर चांद को हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मतलब किसके बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों सही है, ये भी सही है, लेकिन इस तरीके से ये चांद जो है ये किसी का नाम हो सकता है, ये चांद जो चांद चमकता है वो नहीं है, ओके। आँख, ये यहाँ पे ऐसे ये आँख होगा, ठीक है। अंक का मतलब होगा अंक, यहाँ पे सिर्फ अंक ऐसे लिखा होगा अंक, ओके। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या फिर सन्निधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक राइट आंसर मतलब राइट आंसर जो है वो सन्निधि है, ठीक है। इसमें देखो सम लिखा है तो यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है, यहाँ पे सन्निधि लिखा है मतलब पूरा धी है, यहाँ पे ये भी गलत है, और इसमें लिखा है सन्निधि, ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि ना ये वाला लगेगा, इसमें बीच में डबल ना आएगा। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, या फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर जो है वो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता डिपेंड करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट में ये पद्यांश आया है, ठीक है। पद्यांश हमने आपको बताया था कि पद्यांश आएगा और उसमें आपके एक दो क्वेश्चन दिए होंगे। वर्धंत की पंकत कुंदकली, अधरातर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिल माल अमोलन की, घुंघरारे लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निबछावर प्राण करें तुलसी बले जाऊं ललाइन बोलन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 41 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो आप बताइए, वात्सल्य है, करुण है, श्रृंगार है या शांत रस है, ठीक है। मतलब आपको इसको पढ़ के क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पे पल्लव लोचन, चपला मतलब चमके, घन बीच जगह, छिपी मोतिन माल अमोलन की, ठीक है, लाल का पोलन की, तो लाल का पोल किसके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे वात्सल्य रस है, ठीक है। लाल का पोल मतलब क्या है, यहाँ पे जो तुलसी जी हैं वो एक तरीके से राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब राम जी का जन्म हुआ है आई थिंक तभी ये उनकी बात कर रहे हैं कि घुंघराले लटके बाल, मुख मतलब जो घुंघराले बाल हैं, लाल कपोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वात्सल्य रस है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उपरोक्त पद्य किस कवि का है, तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही कह दिया है कि उपरोक्त पद किस कवि का है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास का। तुलसीदास ही ने कहा है तो तुलसीदास का ही है, हालांकि और भी कोई कह सकता है लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं कि मतलब किसी और का हो। अगर कोई अधिकतर क्या होता है कि लोग नाम लेकर के अपना जो है, जैसे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो इसमें क्या होगा, रहीम का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, सा का तालव्य है, सा का फिर दंत है, और सा का मूर्धन्य है, चा का कंठ है। जैसे कि ये क्या, ये अनुनासिक स्वर होते हैं, नासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो इन स्वरों को हम अच्छे से समझेंगे कि इसका एक क्वेश्चन, देखिए एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। जो टॉपिक्स इसमें आए हैं सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 2018 का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन उसमें आए हुए उसको हम पढ़ेंगे उसी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप धैर्य रखिए, हिंदी का 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो, और जो 20 नंबर आपके सुपर टेट में आते हैं, ठीक है। जो आपके 20 नंबर क्वेश्चन जो है सुपर टेट में आते हैं उससे भी आपको क्वेश्चन आपके मिस नहीं होने वाला है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, जो है दंत है, जैसे कि स, तो जब आप स बोलते हैं तो स तो दांत पे मतलब दांतों पे जाता है प्रेशर, ठीक है। श जो बोलते हैं ये श बोलते हैं, ओके। ये स है, ये श है, ठीक है, ये श है और ये श है और ये च है। तो कंठ मतलब ये कंठ नहीं होता कि च है मतलब दांतों पे आता है, ये सही है क्योंकि स जो है ये दांतों पे आके जो है मतलब जो टंग है वो दांतों पे आके मतलब टच हो रही है, तो इसको यहाँ पे हम स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो अशुद्ध है, विसर्ग कंठ वर्ण है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण जो है एक साथ हो सकता है, और छ जो है संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो अशुद्ध है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग जो है कंठ वर्ण है, तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गलत डाउट नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ
हो सकता है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि 6 संयुक्त व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जा रहा है, थर्ड, ठीक है। मतलब ये जो है अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें से ढूंढना रहता है ना, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो वो अशुद्ध वाक्य। फिर नेक्स्ट है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसमें लड़के में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ठीक है। देखिए लड़का यहाँ पे बात आ रही है, तो लड़के में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो एक वचन, तो भाई लड़का एक वचन ही, लड़का ही मेरे लड़के ने बोला था, मेरे लड़कों होता तो फिर यहाँ पे बहुवचन हो जाता, ठीक है। मेरे लड़के ने बोला तो यहाँ पे एक वचन, फिर कर्ता भी यहाँ पे है, पुल्लिंग भी है लड़का, ठीक है, लेकिन बहुवचन नहीं, क्योंकि यहाँ पे लड़कों होता तो बहुवचन हो जाता, लड़के है तो बहुवचन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कौन सा शब्द जो है हमारा तद्भव है, नाथ, खेत, त्रिकुटी और प्रभु। तद्भव तत्सम भी समझाएंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, क्लासेस हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमको भी बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है इंस्टाग्राम पे भी मतलब मैसेज आते हैं कि सर कमेंट्स भी मिलते हैं कि वीडियो लेके आइए हिंदी की। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि हिंदी की वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी, ठीक है। यूपीएसआई के भी एग्जाम्स हैं, रीट के भी, हर जगह हिंदी पूछी जाती है। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ नहीं सकते कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अभी हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी मनाई गई है, हिंदी दिवस मनाया गया है। तो हिंदी की वैल्यू आप तभी समझेंगे जब आप कभी हिंदी से मतलब कहीं मतलब आपको लगेगा कि हाँ आज हमको हिंदी सीख लेनी चाहिए थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो तद्भव के क्वेश्चन की यहाँ पे बात कीजिए कि तद्भव जो है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है जो तद्भव शब्द है, तो 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा खेत, ठीक है। यहाँ पे जो तद्भव खेत होता है, ठीक है। देखिए तत्सम जो है वो सही शब्द होता है, जो तद्भव है वो जो है मतलब तत्सम जो है वो क्या होता है, संस्कृत वर्ड एक तरीके से कह सकते हैं, और जो तद्भव शब्द होता है वो क्या है, नॉर्मल वर्ड, जैसे कि जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, ठीक है, खेत। फिर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द है, ठीक है। जैसे कि पतलून है, लाश है, धड़ाम है, औरत है। पतलून समझ रहे हैं ना, पैंट बोलते हैं, धड़ाम मतलब गिरना, ओके। लास्ट का तो जानते हैं, डेड बॉडी। फिर 47 का राइट आंसर क्या है, 47 का राइट आंसर क्या है, धड़ाम, मतलब देशज वर्ड है, मतलब ये अपने देश का वर्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं, देशज है, देसी वर्ड है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, आडंबर समझ रहे हैं, मतलब वही मतलब ये जो झाड़ फूंक होती है, मतलब एक तरीके से मिथ्याएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम आडंबर बोलते हैं। मतलब आडंबर का मतलब वही होता है यार, जिसको जैसे यज्ञ वगैरह करवाना, मतलब भूत बलाय वगैरह भगाना, इस तरीके से, ठीक है। फिर अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, या फिर अच्छी अधिक पालने की लालसा करना। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ है। जैसे छछूंदर के सिर पर चमेली, छछूंदर सिर का जो है वो चमेले का तेल थोड़ी उसके लिए वो एलिजिबल है, मतलब छछूंदर का जो है वो चमेले का तेल थोड़ी लगाएगी, वो तो एक ये हो सकता है ना कि अयोग्य व्यक्ति को योग्य चीज़ देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहुत आसान है, संधि विच्छेद टफ नहीं पूछे जाएंगे, और संधि विच्छेद को हम अच्छे समझाएंगे भी कि संधि विच्छेद कैसे आपको करने रहते हैं। 49 का राइट आंसर क्या है बताइए, 49 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऋग्वेद, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऋग मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा ना कि ऋवेद होगा ना कि ऋग्वेद होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आपको लग रहा है, ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट कि आप बीती शब्द में समास क्या है, आप बीती शब्द जो है उसमें समास क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तत्पुरुष समास, ठीक है। समझाएंगे कैसे तत्पुरुष समास इसमें यहाँ पे आया है, ठीक है। समास 4 प्रकार के, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और भी समास है, उनको हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका समानार्थी शब्द का समझ रहे मतलब जो उसके इक्विवेलेंट मतलब उसके इक्वल जो शब्द है वो नहीं है। कौन समानार्थी शब्द उसको बोलते हैं जो कि उसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे पूछा प्रयोजन का जो शब्द है वो समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पे मतलब नहीं कौन सा होगा, प्रयोजन का मतलब होता है कि कहता नहीं क्वेश्चन कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, तो पहला सही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप किस प्रयोजन मतलब आप किस प्रयोजन से यहाँ खड़े, मतलब आप किस चीज़ के लिए खड़े, तो किस हेतु, तो यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, मतलब यहाँ आपका आपका प्रयोजन क्या है, मतलब आप किस प्रयोजन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है। फिर नियोजन, तो प्रयोजन का मतलब नियोजन नहीं है, प्रयोजन ये नियोजन जो है इसके मतलब जो अर्थ है वो इक्वल है, लेकिन इसका समानार्थी शब्द ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, मतलब ये नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋजु का विलोम शब्द क्या है। 52 का जो क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम शब्द क्या है, सीधा, त्रिकोण, सरल और वक्र। तो ऋजु का जो है मतलब वो मतलब एक तरीके से जो है इसका मीन जो है ऋजु का जो मतलब विलोम शब्द है वो क्या है, वक्र, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देशन जो है वो अशुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का जो निर्देश है वो अशुद्ध है। तो 26 पूर्ण बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, ढाई जो है अपूर्ण बोधक है, ठीक है, और वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो इसमें मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि 26 क्या है, पूर्णांक बोधक है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नौकर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वह नौकर। देखिए दूसरा जो है ये क्रमवाचक, ये भी सही है। ढाई मतलब आधा बोल रहे हैं ना, तो अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। 26 मतलब पूर्णांक बोधक है, तो ये सही है, ये सही है। दूसरा तीसरा चौथा तो क्रम वाइज होगा ना, तो क्रमवाचक उसको बोलते हैं। ढाई हो जाए मतलब अपूर्णांक बोधक, मतलब यहाँ पे ढाई आधा हो रहा है, 2.5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ढाई। वह नौकर है, कोई विशेषण नहीं है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ गलत है, वह नौकर है, तो विशेषण कोई नहीं, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे विशेषण माना जाता है। फिर आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। संबंधवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा, या फिर प्रश्नवाचक होगा। तो आप भला तो जग भला, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक पर्सनल चीज़ों के लेकर के बात कही जा रही है कि आप भला तो जग भला, तो यहाँ पे निजवाचक संज्ञा हो जाएगी, मतलब पर्सनल को लेकर के। तो निज मतलब क्या होता है, निजता, एक तरीके से कह सकते हैं। निज का मतलब आप निजता से समझ सकते हैं, तो निजता का मतलब क्या होता है, पर्सनल। ठीक है, तो निजता यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। संतान, कढ़ी तो खाई हो गया आपने, चील, सरसों, ठीक है, चील मतलब वही चील पक्षी, संतान मतलब क्या होता है, बच्चे, ओके, सरसों मतलब वही सरसों का तेल, ओके। तो 55 का राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए। संतान जो क्या है, ये पुल्लिंग वर्ड है। कढ़ी जो है फीमेल है, चील जो है वो फीमेल है, सरसों जो है वो भी मतलब फीमेल मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो संतान जो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। जब चीज़ें प्रकाशित हुई थी, मतलब हरिवंश राय बच्चन ने जब प्रकाशित की थी, तो सबसे पहले उनके प्रकाशन में क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। ऑप्शन बी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, निशा निमंत्रण। यहाँ पे इसको और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। फिर नेक्स्ट है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, बता दीजिए कि कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो निशा जी जो है एकदम लास्ट में आई हैं। पहले हरिवंश राय बच्चन जी को मधु मिली थी, मधुशाला जी मिली थी, ठीक है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा इसको मतलब अदरवाइज मत लेना, मतलब वो गए थे मधुशाला में पीने के लिए, तो वहाँ उनको मधुबाला मिली, ठीक है, और मधुबाला जो है उन्होंने मधुकलश में फिर मधुशाला दे दी उनको। ठीक है, मधुशाला समझ रहे मतलब शराब, ठीक है। उसके बाद फिर निशा ने निमंत्रण दिया कि भाई आप हमारे घर आओ, हम भी आपको मधुशाला पिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं क्या हैं। मधुशाला गए हरिवंश राय बच्चन जी, वहाँ मधुबाला मिली, उन्होंने मधुकलश में फिर से मधुशाला ले आई, ठीक है, और फिर निशा ने निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर आइए, हम भी आपको मधुशाला पिलाएंगे, ठीक है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, यहाँ पे देखो मैचिंग वाला मैंने आपको बताया था कि मैचिंग वाले आएंगे। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो कहाँ हुए थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था, यहाँ पे मैचिंग वाला है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन और काशी नागरी प्रचारणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है वो वर्धा में हुई थी। तो इन सभी का जो है वो सन कहाँ पे होता है, आप बता सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा सोच लीजिए दिमाग में, क्योंकि अगर मैं ही कंटिन्यू बताता जाऊँगा तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, सोच के कुछ भी गलत सही लगाइए, आंसर लगाइए अपने मन में, ठीक है, जिससे कि आपको बता रहे कि आप क्या सोच के लगा रहे हैं और मैंने क्या सोच के आपको उत्तर बताया है। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, राष्ट्रभाषा प्रचार जो है समिति वो 1918 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है, CAB, कैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है। 58 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए, अपने मन में सोच लीजिए, मैं उत्तर तो मैं ही बताऊंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो तुलसीदास के रचनाकार हैं। अन्या से अनन्या जो है आत्मकथा किसने लिखी है। 59 लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 59 किसने लिखी है, उषा प्रेमदा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी या फिर सुषम वेदी। देखिए अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट तो मन्नू भंडारी की जो है आपने पुस्तक पढ़ी, वो मतलब शायद आपको लगे कि अन्य से अनन्या नहीं लिखी होगी, ठीक है,
और उषा प्रियंवदा जी, थोड़ा सा इसको आप गेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी राइट आंसर नहीं है। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाकर तान ने जो है अन्या से अनन्या जो है आत्मकथा लिखी। आत्मकथा जो वही लिखेगा, मतलब अपने बारे में। आत्मकथा क्या होती है, अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 60 लास्ट क्वेश्चन है कि तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, बताइए। रैदास का है, ठीक है। रैदास ने कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ओके, तो ऐसे ही पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे मस्ती के साथ में और इन्जॉयमेंट के साथ में। और हिंदी की क्लासेस मैं कोशिश करूँगा कि दोपहर में लेके आऊँ और उसमें आपको एज अ ट्रिक, एज अ मतलब मस्ती मजाक में आपको अच्छे से समझाऊँ, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप जो भी क्लास मेरी लें उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आपके कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं आपको उसमें से ऐसे याद हो जाए, और आप एग्ज़ाम में बिना देखे, मतलब आपको बस क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में आए और फिर क्वेश्चंस जो हमारा डिस्कशन हुआ था आप उसको याद करें और आप तुरंत ही टिक लगा दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको PDF वगैरह मिलती रहती है, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो यूट्यूब पे कमेंट्स होते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।